क्या कभी सोचा है कि एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता कैसे देखते ही देखते एक मेगा ब्रांड बन जाता है? आज ना हम इसी पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये देखेंगे कि कैसे एक पॉलिटिकल इमेज को बिल्कुल किसी प्रोडक्ट की तरह गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत अंत से करते हैं, सीधे रिजल्ट से। ये जो बातें हैं ना, ये उनके समर्थकों की हैं। ये बयान उस विशाल, कह सकते हैं लगभग भगवान जैसी इमेज को दिखाते हैं जिसे सालों से बनाया गया है। एक ऐसी इमेज जहां एक नेता को लिविंग गॉड या भारत का भगवान तक मान लिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी इमेज बनती कैसे है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे होती है एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी। तो चलिए आज इसी स्ट्रैटेजी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उन घटनाओं से जहां इस शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद छवि की नींव रखी गई थी। तारीख थी 27 फरवरी 2002। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का एक कोच जल जाता है, 59 लोगों की जान चली जाती है। और फिर उसी शाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे राज्य में बंद का ऐलान कर देते हैं। और उसके बाद अगले 3 दिनों तक गुजरात भयानक मुस्लिम विरोधी दंगों की आग में जलता रहा। अब इसके बाद सामने आया एक स्टिंग ऑपरेशन, मतलब एक छिपे हुए कैमरे पर रिकॉर्ड की गई बातचीत। इसमें बीजेपी के उस वक्त के विधायक हरेश भट्ट एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें 3 दिन का समय देते हुए ये कहा गया कि जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। ये एक सीधा सीधा इशारा था कि हिंसा में राज्य की भी मिली भगत थी। और ये आरोप सिर्फ यहीं नहीं रुके, ये और भी पुख्ता हो गए जब एक और स्टिंग ऑपरेशन में दंगे के दोषी बाबू बजरंगी ने दावा किया कि उन्हें जेल से बाहर निकलवाया गया, जज बदल दिए गए और सब कुछ उनके शब्दों में अरेंज कर दिया गया। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जनता 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे समर्थक, जिनके लिए वो बन गए हिंदू हृदय सम्राट, और दूसरी तरफ थे आलोचक और यहां तक कि दुनिया के कई देश, जिनके लिए वो इन दंगों के लिए जिम्मेदार थे। इतना कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने उन पर वीजा बैन तक लगा दिया। तो देखिए, एक तरफ थी इतनी कंट्रोवर्शियल, इतनी विवादास्पद इमेज, तो अब सवाल ये था कि इसे बदला कैसे जाए। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा मेकओवर। इस इमेज मेकओवर के लिए ना एक पूरी की पूरी प्लेबुक तैयार की गई थी। स्टेप 1, वाइब्रेंट गुजरात समिट लॉन्च करो ताकि एक प्रो बिजनेस इमेज बने। स्टेप 2, ऐप को वर्ल्ड वाइड जैसी दुनिया की टॉप पीआर फर्म को हायर करो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, अपनी पूरी बातचीत से, अपने भाषणों से धार्मिक पहचान वाले मुद्दों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास पर फोकस करो। और ये बदलाव सिर्फ पॉलिसी में नहीं था, ये भाषा में साफ साफ दिख रहा था। कहाँ पहले अक्सर सांप्रदायिक मुद्दों पर बात होती थी और कहाँ अब आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और पहले शौचालय फिर देवालय जैसे बयान आने लगे। ये मैसेजिंग में एक बहुत बड़ा और बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। तो अब तक कहानी थी गुजरात की, अब ये कहानी पहुंचती है नेशनल स्टेज पर। और अब देखते हैं कि इस नए रीब्रांडेड प्रोडक्ट को पूरे देश के सामने कैसे बेचा गया, कैसे लॉन्च किया गया। इस नेशनल कैंपेन के पीछे जो मास्टरमाइंड थे, वो थे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर। उन्होंने चाय पे चर्चा और 3D होलोग्राम रैलियों जैसे कई इनोवेटिव कैंपेन चलाए। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा, सबसे असरदार आइडिया था, वो थी चायवाला की कहानी। एक आम आदमी की कहानी जो एक गरीब, बहुत ही विनम्र बैकग्राउंड से आया हो। लेकिन जब इस कहानी को फैक्ट्स की कसौटी पर परखा जाता है तो कुछ चीजें मेल नहीं खाती। एक तरफ दावा था कि 35-40 साल भीख मांगी मां दूसरों के घर बर्तन धोती थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके बचपन की तस्वीरें हैं जिनमें वो काफी अच्छे कपड़े पहने दिखते हैं। और एक दावा यह भी था कि कोई बड़ा राजनीतिक पद संभालने से बहुत पहले ही वो अमेरिका के 29 राज्यों में घूम चुके थे। इस कहानी को और मजबूत बनाया गया नारों से। 2014 के चुनाव में ऐसे नारे इस्तेमाल हुए जो बहुत सिंपल थे, इमोशनल थे और आसानी से याद हो जाते थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे हर किसी की जुबान पर थे। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। सत्ता में आने के बाद इस ब्रांड को कैसे एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया गया कि ये हर तरफ, हर जगह छा गया।
सरकार की प्राथमिकताएं क्या थीं, इसे समझने के लिए ये चार्ट देखिए। ये एक बड़ी कहानी बताता है। बेटी बचाओ जैसी एक फ्लैगशिप स्कीम, उसके बजट का करीब-करीब 79% हिस्सा जमीन पर काम करने के लिए नहीं, बल्कि उसके विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किया गया। इतना ही नहीं, एक और बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी अपनाई गई। वो थी पुरानी सरकारी स्कीमों के नाम बदलने की। जैसे इंदिरा आवास योजना बन गई पीएम आवास योजना, निर्मल भारत अभियान बन गया स्वच्छ भारत मिशन। मतलब काम भले ही पुराना हो, लेकिन क्रेडिट वो एकदम नया था। और फिर इमेज को हर जगह पहुंचाया गया। लोगों के कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर, सरकारी कैलेंडरों पर, G20 समिट के बड़े-बड़े पोस्टरों से लेकर स्पोर्ट्स इवेंट्स तक हर जगह बस एक ही तस्वीर। ये पक्का किया गया कि उनकी इमेज पब्लिक लाइफ के हर एक हिस्से में मौजूद हो। तो इस पूरी ब्रांडिंग का असर क्या हुआ? जरा इस नंबर को देखिए। एक सर्वे में पता चला कि बीजेपी के 85% वोटर ये कहते हैं कि वो अपने इलाके के कैंडिडेट को देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक व्यक्ति पार्टी और उसकी पॉलिसी से भी बड़ा ब्रांड बन चुका है। और फिर ये जो इमेज बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस है, ये अपने चरम पर पहुंच जाता है जब नेता खुद पब्लिक में ये कहते हैं कि मैं आश्वस्त हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, मेरा जन्म जैविक रूप से नहीं हुआ है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि जब पॉलिटिक्स पूरी तरह से ब्रांडिंग बन जाती है, तो हम और आप जो वोटर हैं, वो क्या बन जाते हैं? एक कस्टमर। और असल में हमें बेचा क्या जा रहा है? एक नेता, एक आइडियोलॉजी, या फिर सिर्फ एक बहुत ही चमकदार पैकेजिंग? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।